आज हम व्यावसायिक संगठन के भाग 2 को पढ़ेंगे। जो यूनिट 2 था उसी का पार्ट 2। अब हम पढ़ेंगे इसमें साझेदारों के प्रकार। बच्चों, साझेदार क्या होता है वो हमने जान लिया था। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय या फर्म को संचालित करते हैं उसे कहते हैं साझेदार। साझेदार कितने प्रकार के हो सकते हैं? साझेदारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दायित्व की दृष्टि से साझेदार, दूसरा व्यवसाय संचालन की दृष्टि से साझेदार और तीसरा अन्य दृष्टि से साझेदार। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, दायित्व की दृष्टि से साझेदार। यह बच्चों 2 प्रकार के साझेदार होते हैं। एक होता है सामान्य साझेदार, दूसरा होता है सीमित साझेदार। सामान्य साझेदार जब 2 व्यक्ति व्यवसाय शुरू करते हैं, फर्म शुरू करते हैं और वह किसी प्रकार का अनुबंध नहीं करते हैं तो वह पूर्ण दायित्व होता है उनका, असीमित दायित्व कहेंगे। मीन्स अगर कोई भी नुकसान होने पर उन्हें अपनी निजी संपत्ति से भी उस दायित्व को पूरा करना पड़ेगा, इसके लिए कोई सीमा नहीं होती। दूसरा होता है सीमित साझेदार। सीमित साझेदार में बच्चों जितना साझेदार पूंजी लगाता है उतना ही उसका दायित्व होता है फर्म के लिए, उसे उतना ही फर्म को अपने दायित्वों को पूरा करने का हक होता है और अधिक फर्म को वह अपने दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। दूसरा है व्यवसाय संचालन की दृष्टि से साझेदारों के प्रकार। पहला है सक्रिय साझेदार। जैसा नाम से ही जान रहे हैं हम लोग, सक्रिय साझेदार वह साझेदार होता है जो व्यवसाय के संचालन में अपनी पूर्ण भागीदारी देता है, उसे कहते हैं सक्रिय साझेदार। दूसरा, निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार जो व्यवसाय के संचालन में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता, सिर्फ वह पूंजी लगाता है और उसे किसी भी काम से कोई मतलब नहीं होता, वह होता है निष्क्रिय साझेदार। तीसरा है नाम मात्र साझेदार। यह ना तो पूंजी लगाता है व्यापार में और न ही व्यापार के संचालन में भागीदार होता है, सिर्फ इसके नाम का प्रयोग करके हम फर्म को संचालित करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं नाम मात्र का साझेदार। अगला है केवल लाभ के लिए ही साझेदार। कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो पूंजी लगाते हैं और सिर्फ लाभ कितना हो रहा है उसमें अपना भागीदारी दिखाते हैं, बल्कि हानि होने पर उनका कुछ भी दायित्व नहीं होता। मान लीजिए किसी साझेदार ने पूंजी लगाई, उसके बाद वह व्यापार के संचालन में कोई भागीदारी नहीं देगा, अंत में जितना लाभ प्राप्त होगा उस वर्ष का उसे लाभ में से हिस्सा चाहिए होता है और हानि होती है तो उसमें उसका कोई भी हिस्सा नहीं होता। इसके बाद है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। जब कोई साझेदार अपने आप को यह दिखाता है या यह लिखित या मौखिक रूप से प्रसारित करता है कि मैं इस फर्म का साझेदार हूँ, तो वह कहलाता है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। ऐसे साझेदार का दायित्व होता है लेकिन लाभ में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। गंतव्य अवरोधक साझेदार। गत्या अवरोधक साझेदार बच्चों वह होता है जो सिर्फ दिखावा करता है साझेदार में कि मैं हाँ इस साझेदारी का हिस्सा हूँ, जबकि वह साझेदारी का वास्तव में हिस्सा नहीं होता। इसके भी फिर दायित्व होते हैं क्योंकि यह दिखावा करता है फर्म का साझेदार होने के लिए। आगे बढ़ेंगे अन्य दृष्टि से साझेदारों के प्रकार। अन्य दृष्टि में सबसे पहले है उप साझेदार। बच्चों, उप साझेदार वह होता है जब कोई साझेदार हमारे फर्म में पूंजी लेकर आता है और उस पूंजी में कई लोगों का हिस्सा होता है। मान लीजिए मैं ही अगर किसी साझेदारी में अपना हिस्सा पूंजी लगाती हूँ और वह पूंजी मैंने अपने कलीग से इकट्ठी की है, तो वो कलीग्स मेरे जो होंगे साथ में जो मेरे साथ उस पूंजी को इकट्ठा कर रहे हैं वह कहलाएंगे उप साझेदार। अगला है आने वाला साझेदार। बच्चों, आने वाला साझेदार यानी कि साझेदारी चल रही है और बीच में कोई साझेदार, कोई सदस्य हमारी साझेदारी में आता है तो उसका क्या क्या अनिवार्य शर्तें होंगी, वह होता है आने वाला साझेदार। दूसरा, बाहर जाने वाला साझेदार। बीच साझेदारी के चलते हुए जब कोई साझेदार अपनी सेवा से या अपने कार्य से निवृत्ति लेता है या अवकाश लेता है तो उसे कहा जाता है बाहर जाने वाला साझेदार। अगला है गुप्त साझेदार। गुप्त साझेदार जो व्यापार के संचालन में भागीदारी तो होता है लेकिन उसका नाम जनता के सामने हम लोग नहीं उजागर करते हैं, उसे कहा जाता है गुप्त साझेदार। अवयस्क साझेदार। अवयस्क साझेदार वह होता है बच्चों, पहले तो अवयस्क व्यक्ति साझेदार होता नहीं है, लेकिन फिर भी साझेदारों की सहमति से अगर किसी 18 वर्ष से कम व्यक्ति को हम साझेदार बना देते हैं तो वह कहलाता है अवयस्क साझेदार। आगे हम पढ़ेंगे फर्म में कौन कौन साझेदार हो सकता है। इसके कुछ नियम होते हैं, 3 शर्तें होती हैं,
उन शर्तों को पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार हो सकता है। सबसे पहले वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम होता है वह साझेदार नहीं होता। 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ही फर्म का साझेदार बनने योग्य होता है। दूसरा, व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी प्रकार के मस्तिष्क पर किसी भी तरीके की कोई अस्वस्थता नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कानून के द्वारा अनुबंध करने योग्य होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर अगर कोई केस हो जाता है तो कानून उसे अनुबंध करने के अयोग्य ठहरा देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपने फर्म में साझेदार नहीं बना सकते। जो व्यक्ति इन 3 शर्तों को पूरा कर लेता है बच्चों, वही हमारे फर्म में साझेदार हो सकता है, बाकी साझेदार नहीं होते। अब हम बात करेंगे साझेदारों के रूप में एक अवयस्क किस तरीके से होता है। पहले तो अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारे फर्म के सभी सदस्य सहमति कर लेते हैं किसी व्यक्ति को साझेदार बनाने के लिए जो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो वह अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार अवयस्क बोला जाएगा। साझेदार हो जाएगा, लेकिन उसे साझेदार नहीं बोलकर अवयस्क के रूप में माना जाता है और वह साझेदार के सभी लाभों में सहभागी होने लगता है। तो इसे कहते हैं साझेदार के रूप में अवयस्क। अब हम बात करेंगे साझेदारी तथा एकांकी व्यापार में अंतर की। अभी तक हम लोगों ने जान लिया साझेदार क्या होते हैं और एकांकी व्यापार क्या होते हैं। इन दोनों में अंतर जानेंगे। सबसे पहला है अधिनियम। बच्चों, साझेदारी में अधिनियम 1932 लागू होता है, उसी के अनुसार अनुबंध करके हम साझेदारी को प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि एकांकी व्यापार में किसी भी प्रकार का अनुबंध लागू नहीं होता। दूसरा है स्वामित्व। साझेदारी में जितने सदस्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक सदस्य उसके स्वामी होते हैं, जबकि एकांकी व्यापार में एक ही व्यापारी उसका स्वामी होता है। स्थापना। साझेदारी की स्थापना अनुबंध होने पर ही होती है। जब सभी साझेदार मिलकर अनुबंध स्थापित कर लेते हैं, अनुबंध लिखित अनुबंध कर लेते हैं, तो एक साझेदारी की स्थापना हो जाती है, जबकि एकांकी व्यापारी में अनुबंध करना अनिवार्य नहीं होता, अनुबंध होता ही नहीं है। अगला है पंजीयन। साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है, सभी सदस्यों की इच्छा के अनुसार ही हम उसका पंजीयन करा सकते हैं, जबकि एकांकी व्यापार में कोई पंजीयन करना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। सदस्यों की संख्या। बच्चों, साझेदार में जो सदस्य होते हैं वह कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 50 सदस्य होते हैं, जबकि एकांकी व्यापार में सिर्फ एक ही सदस्य होता है और अधिक सदस्य नहीं होते। तो ये तो था बच्चों साझेदारी और एकांकी व्यापार में अंतर। अब हम जानेंगे साझेदारी और हिंदू संयुक्त परिवार व्यवसाय में क्या अंतर होते हैं। दोनों को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, अब इनके अंतर को समझेंगे। सबसे पहला है स्थापना। साझेदारी अनुबंध के अनुसार स्थापित की जाती है, जबकि हिंदू संयुक्त परिवार में कोई भी अनुबंध नहीं होता। इसमें व्यापार परंपराओं से चलता हुआ आ रहा होता है, इसमें अनुबंध नहीं होता। दूसरा, सदस्य। जो साझेदारी होती है उसमें सभी साझेदार, जो सारे सदस्य होते हैं वह साझेदार कहलाते हैं, उसके सदस्य साझेदार कहलाते हैं, जबकि हिंदू संयुक्त परिवार में जो सदस्य होते हैं वह सहभागी कहलाते हैं, ना कि साझेदार। क्या कहलाएंगे वो? सहभागी। दूसरा है व्यवसाय में प्रवेश। सभी साझेदार, जो साझेदारी में जो प्रवेश होता है, सभी साझेदारों की सहमति से कोई साझेदार उसमें प्रवेश ले सकता है, जबकि हिंदू संयुक्त परिवार में बच्चों पुरुष बालक का जन्म होते ही वह उस व्यापार में एक सदस्य सहभागी बन जाता है। सदस्यों की संख्या हमने पहले भी देखा था कि साझेदारी में कम से कम 2, अधिक से अधिक 50 सदस्य होते हैं, जबकि हिंदू परिवार जो व्यवसाय होता है उसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, क्योंकि उस पर मृत्यु और जन्म पर निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति उसमें साझेदार है, कौन सा व्यक्ति साझेदार नहीं है, इसलिए इसमें सदस्य निश्चित नहीं होती। विघटन। साझेदारी की समाप्ति साझेदार की मृत्यु पर हो जाती है, जबकि हिंदू संयुक्त परिवार का जो व्यवसाय होता है वह किसी की मृत्यु या किसी के जन्म से समाप्त नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता है। अब हम बात करेंगे बच्चों साझेदारी के लाभ। साझेदारी से क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो व्यवसाय के प्रारंभ करने में सुविधा। हमें क्या व्यवसाय शुरू करना है ये सभी साझेदार मिलकर आसानी से तय कर लेते हैं, जिससे हमें व्यापार शुरू करने में आसानी होती है, सुगमता होती है। दूसरा, व्यवसाय प्रबंध में सुविधा।
जी हाँ बच्चों, प्रबंध मीन्स मैनेज। व्यापार को मैनेज करने में भी हमें इसमें सुविधा होती है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर इसको मैनेज कर रहे होते हैं। अधिकतम पूंजी की सुविधा, साझेदार में 2 से अधिक सदस्य होते हैं, इसलिए उसमें पूंजी प्राप्त करने में कोई भी असुविधा नहीं होती। जबकि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति पूंजी लगा रहा होता है, यहाँ पर अधिक व्यक्ति होते हैं जो मिलकर पूंजी लगाते हैं, इसलिए पूंजी की सुविधा हो जाती है, अधिक पूंजी की। ऋण प्राप्ति में सुविधा, अधिक सदस्य होने पर सबका अपना अपना दायित्व होता है बच्चों, तो सभी अपने अपने साख के अनुसार ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो जाती है। कार्य करने में उत्साह एवं लगन, जी हाँ बच्चों, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य लगन से कार्य करते हैं और उत्साहित होते हैं कि और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए वह कार्य को लगन से पूरा करते हैं। तो ये तो थे बच्चों साझेदारी के लाभ। अब हम जानेंगे साझेदारी के दोष क्या क्या होते हैं। साझेदारी के दोषों में सबसे पहला होता है असीमित दायित्व। जी हाँ बच्चों, सभी साझेदारों के जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। किसी प्रकार की हानि होने पर उन्हें अपनी निजी संपत्ति से उन दायित्वों को पूरा करना होता है। अगला है पूंजी की कमी। साझेदारी का जो फर्म होता है वो बड़ा भी हो सकता है, जिससे हमें पूंजी अधिक की आवश्यकता होती है और पूंजी का अभाव होने लगता है। शीघ्र निर्णय लेने का अभाव, साझेदारी में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसलिए सबकी सहमति पर ही निर्णय लिया जाता है। तो कोई किसी कार्य पर अगर हमें आज निर्णय लेना होता है तो सबकी सहमति करते करते वह निर्णय बहुत लेंथी खिंच जाता है, जिससे शीघ्र निर्णय नहीं लिया जाता। अनिश्चित जीवन काल, जी हाँ बच्चों, साझेदारी का जो जीवन काल होता है वो अनिश्चित होता है। कब किसकी मृत्यु हो जाए साझेदारों में से हम नहीं कह सकते। मृत्यु होने पर साझेदारी फर्म समाप्त हो जाती है। अविश्वास तथा मतभेद, फर्म में अधिक सदस्य होने के कारण एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना जागृत हो जाती है, जिससे आपस में मतभेद शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों साझेदारी संलेख। संलेख मीन्स जो साझेदारी हम कर रहे हैं उसको लिखित रूप में अनुबंध करना, उसे कहा जाता है संलेख। लिखित या मौखिक दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन इस संलेख में साझेदारी के सभी नियमों को मेंशन किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का बीच में मतभेद उत्पन्न नहीं होता। ये इसीलिए अनिवार्य होता है कि साझेदारी को हम सुगमता से चला सकें और कुछ अड़चन आने पर, किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर हम इस संलेख से उस समस्या का हल कर सकें। साझेदारी संलेख मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जब कोई व्यक्ति साझेदारी फर्म स्टार्ट कर रहा होता है तो उसका पहले लिखित में या मौखिक में अनुबंध करना ही साझेदारी संलेख कहलाता है। अब इस संलेख में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, क्या क्या प्रमुख बातें इसमें लिखी जाती हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है फर्म का नाम व पता। जी हाँ बच्चों, जिस फर्म को हम शुरू कर रहे हैं उसका क्या नाम है और उसका क्या एड्रेस है उसको लिखा जाता है। दूसरा, व्यापार का क्षेत्र व स्वरूप। हम जिस फर्म में जिस व्यापार को शुरू कर रहे हैं वह कौन सा व्यापार होगा, कैसा व्यापार होगा और उसका कितना बड़ा स्वरूप होगा, कितना बड़ा वह व्यापार होगा, इन सारी चीज़ों को उसमें हमें मेंशन करना होता है। अगला है साझेदारों के नाम व पता। जी हाँ बच्चों, इस संलेख में हम सभी साझेदारों के नाम और उनके एड्रेस लिखते हैं। अगला, साझेदारी की अवधि व प्रारंभ। हम साझेदारी जो शुरू कर रहे हैं वह कब से शुरू कर रहे हैं, उसकी तारीख और वह कब तक चलेगी उसकी अवधि का इसमें मेंशन करना जरूरी होता है। साझेदारों के कर्तव्य तथा अधिकार। जी हाँ बच्चों, साझेदारों के सभी साझेदारों के क्या क्या कर्तव्य होंगे और क्या क्या अधिकार होंगे उनको इसमें हमें लिखना होता है। अगला, साझेदारों की पूंजी। जितने साझेदार हमारे व्यापार में लग रहे हैं उनकी क्या क्या पूंजी होनी चाहिए, कितनी कितनी पूंजी होनी चाहिए और उस पूंजी पर उन्हें कितना ब्याज दिया जाना है, इन सारी बातों का इसमें उल्लेख किया जाता है। अगला, साझेदारों द्वारा ऋण देना। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, वह कितना ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा, इस बात का भी इस संलेख में उल्लेख किया जाता है। साझेदारों द्वारा प्राप्त ऋण, यानी कि यदि कोई साझेदार हमारे फर्म से ऋण प्राप्त कर रहा है, हमारे फर्म से ऋण ले रहा है, तो उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इसका उल्लेख किया जाता है। साझेदारों द्वारा आहरण। बच्चों, आहरण जो होता है वह जब कोई व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से कुछ चीज़ें लेता है तो उसके लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, कितना ब्याज दिया जाना चाहिए, उसके अंदर इसका उल्लेख किया जाता है। लाभ तथा हानि का विभाजन। जी हाँ बच्चों,
हमारे फर्म में जो लाभ हो रहा है उसका विभाजन कैसे हो साझेदारों में, और जो हानि हो रही है उसका विभाजन भी कैसे हो साझेदारों में, इसका उल्लेख इसमें किया जाना होता है। साझेदारों का कमीशन तथा वेतन। जी हाँ बच्चों, जो साझेदार व्यापार को संचालन करने में अपना भागीदार है, उनका क्या कमीशन होना चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, इस चीज का भी उल्लेख हम इस लेख में करते हैं। खाते तथा उनका अंकेक्षण। जी हाँ, हमारे फर्म में जिन खातों को रखा जाएगा वह किस तरीके से रखे जाएंगे, किस प्रकार के खाते होंगे और उनका अंकेक्षण कौन करेगा, इन सारी बातों का उल्लेख किया जाता है। नए साझेदारों का प्रवेश। यदि हमारे फर्म में कोई नए साझेदार प्रवेश कर रहा है तो उसके नियम क्या होंगे, वह कितनी पूंजी लेकर आएगा, उसकी साख क्या होगी, इन सब चीजों का इसमें उल्लेख किया जाता है। साझेदारों की निवृत्ति। जी हाँ बच्चों, साझेदारों की निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, एक तरीके से रिटायरमेंट होता है। जब कोई साझेदार बीच से अवकाश लेना चाहता है या निवृत्ति लेना चाहता है तो उसके नियम क्या होंगे, उसको पूंजी पूरी लौटाई जाएगी या पूंजी अगर हम नहीं देते हैं तो उसके अभाव में उसको कितना ब्याज देंगे उस पूंजी का, इन बातों का उल्लेख इसमें किया जाता है। अगला है साझेदारी के नियमों का उल्लंघन। यदि कोई सदस्य हमारे फर्म के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसका क्या दंड होगा, इस बात का भी इसमें पूरा उल्लेख किया जाता है। अगला साझेदारी का अंत। किन किन शर्तों में हमारी साझेदारी का अंत हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारी फर्म अच्छी खासी चल रही है और दो साझेदारों में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, तो वो उसमें से अगर एक साझेदार बोल देता है कि मुझे अब इस साझेदारी को कंटिन्यू नहीं करना, तो इस कंडीशन में भी कई बार साझेदारी का अंत हो जाता है। तो ऐसी सारी शर्तों को उसमें लिखा जाता है। व्यापारिक साख। हमारे व्यापार की क्या साख होनी चाहिए, कहाँ तक गुडविल होनी चाहिए, उन चीज़ों की सारी शर्तों को लिखा जाता है। साझेदार की मृत्यु तथा उसके उत्तराधिकार को भुगतान करना। जी हाँ बच्चों, यदि साझेदारी फर्म में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पूंजी लगाई गई है वो किसे दी जाएगी और कितनी दी जाएगी, अगर हम उसका भुगतान नहीं कर रहे तो उसका ब्याज कितना दिया जाएगा, उसका उत्तराधिकार कौन है, इन सारी बातों का उसमें उल्लेख किया जाता है। बीमा का विभाजन। यदि हम अपने फर्म का बीमा करवा रहे हैं तो उसका विभाजन किस प्रकार होगा, बीमा प्राप्त होने पर उसका विभाजन कैसे होगा। चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। फर्म के सभी चेकों पर कौन हस्ताक्षर करेगा, लेन देनों के जो चेक दिए जाते हैं उस पर कौन सा सदस्य हस्ताक्षर करेगा, इसका उल्लेख भी पहले ही हमें संलेख में करना होता है। लास्ट है पंच फैसला। जी हाँ, फर्म में जो निर्णय लिए जाते हैं वह अगर पंचों द्वारा लिए जाएंगे तो वह 5 व्यक्ति कौन होंगे, उनका भी उल्लेख उस संलेख में किया जाता है। तो बच्चों ये बातें वह थी जो अनुबंध करने के लिए हम लिख लेते हैं, अनुबंध करने से पहले अपने संलेख में लिख लेते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम इस अनुबंध द्वारा उस समस्या को हल कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, यदि हम साझेदार संलेख नहीं बनाते हैं, हमने उत्साह में जल्दी में साझेदारी कर ली और अनुबंध में हमने संलेख नहीं बनाया, तो फिर हम कौन से नियमों को लागू करेंगे। तो फिर अधिनियम द्वारा कुछ नियम दिए जाते हैं जिन्हें हमें अपने फॉर्म में लागू करना होता है। जब हम संलेख नहीं बनाते हैं तो इन नियमों का पालन करना होता है हमें। पहला, व्यापार का संचालन। तो व्यापार के संचालन में बच्चों सभी सदस्यों को भाग लेना होता है, क्योंकि हमने पहले से उसमें नहीं लिखा कि किसको किसको भाग लेना है, हमने ये बात नहीं बनाई है। तो फिर सभी का दायित्व, सभी का अधिकार, सभी की कर्तव्य होता है कि वह उस व्यापार के संचालन में भागीदारी करे। दूसरा, लाभ का वितरण। जो भी फर्म में लाभ होगा फिर पूंजी पर नहीं बल्कि सब में बराबर बांटा जाता है। पूंजी पर ब्याज। यदि फर्म में जितने सदस्यों ने पूंजी लगाई है उसमें किसी को भी ब्याज देने का अनुबंध नहीं होता, नियम नहीं होता। ऋण पर ब्याज। अगर फर्म को कोई ऋण देता है सदस्य तो उसे सिर्फ 6% ब्याज दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त तो कोई भी ब्याज उसे नहीं दिया जाएगा। फर्म की संपत्ति का उपयोग। जो फर्म में हम संपत्ति लगा रहे हैं उसका उपयोग सदस्य लोग निजी कार्य के लिए नहीं कर सकते। फिर निजी लाभ का हिस्सा। फर्म का नाम लेकर यदि कोई सदस्य कोई लाभ प्राप्त करता है तो उसका हिस्सा भी उसे फर्म को देना होता है। क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हो जाती है तो उसका अधिकार सदस्यों का होता है, उन्हें ही उस क्षतिपूर्ति को वहन करना होता है। वेतन व अन्य पारिश्रमिक। अधिनियम के अनुसार किसी भी सदस्य को वेतन और पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
साझेदारों का प्रवेश। साझेदारों का प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से ही किया जाएगा। यदि कोई भी एक साझेदार उसमें सहमति नहीं देता है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साझेदारों का अवकाश। अवकाश भी साझेदारों की सहमति से और साझेदार जो सदस्य अवकाश ले रहा है उसकी कंडीशन देखकर ही आप उसे साझेदारी से अवकाश देंगे। फर्म में परिवर्तन। फर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर, नया स्वरूप होने पर जो साझेदार हैं उनके सारे अधिकार पहले ही जो हमने निर्धारित किया उसके अनुसार रहते हैं। तो ये वह नियम थे बच्चों जो साझेदारी संलेख न होने पर लागू किए जाते हैं अधिनियम के अनुसार। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।